स्वागत है सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे डिसीज के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस अक्सर आते ही रहते हैं, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। डिसीज, अगर इसको अपन थोड़ा स्प्लिट करके देखें तो जो डिसीज वर्ड है, ये जो डिसीज शब्द है, ये इस तरीके से डिस प्लस इज, दो शब्दों से मिलकर बना है। डिस और इज। डिस का मतलब होता है नॉट। क्या मतलब होता है इसका? नॉट। ईज का मतलब होता है फील इजी। क्या मतलब होता है? फील इजी। यानी कि हमको अगर इजी फील नहीं हो रहा है, यानी कि नॉट फील इजी, तो वो क्या है? डिसीज है। यानी कि इजी मतलब आसान, आराम, कुछ पॉजिटिव रेफरेंस, और डिसीज मतलब नेगेटिव। तो अगर अपन को फील इजी नॉट, यानी कि नॉट फील इजी, दैट इज कॉल्ड डिसीज। यही तो बीमारी है ना? अब इस जो जो रोग होते हैं, इन रोग को एक संस्था है WHO, आपने सुना ही होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था है, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है, जो कि सभी देशों में क्या करती है? वहां की जो स्वास्थ्य दशाएं हैं उनको बेहतर बनाने के लिए कार्य करती है, उनको सुदृढ़ करने के लिए कार्य करती है। तो आपसे पूछ लेंगे कि जो WHO है, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल, यानी कि 7 अप्रैल 1948 को, है ना? कब हुई थी? 1948 में। और आपसे पूछेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय, इसका मुख्यालय पूछा जाएगा कहां पे है? जेनेवा में। कहां पे है? जेनेवा। और जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। कहां पे है जेनेवा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या है? जेनेवा है, जहां पर WHO का मुख्यालय है। WHO का कार्य होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको बेहतर बनाना। अगर कोई देश किसी महामारी से जूझ रहा है तो उसको सहायता भी देना। जैसे कोरोना ने, जब कोविड-19 का अपने यहाँ प्रकोप हुआ था, तो WHO ने काफी सहायता की थी। जो भी गाइडलाइंस हैं अपन मानते हैं, वो किसकी है? WHO की है ना। मास्क लगाना, और दूरी रखना, हाँ, जो एक डिस्टेंस उस समय थी 6 फीट की थी, जो उस दूरी को मेंटेन करना। तो जो क्या होता है, WHO क्या करती है? एक ऐसी संस्था है जो कि किसी भी देश में वहां की महामारी, वहां की बीमारियां, वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं, वहां की जो रोगों से संबंधित समस्या है, उनके निदान के लिए सहायता करती है WHO। आपसे पूछेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, कब मनाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। वजह क्या है? 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी, तो इसी की याद में इस डे को थोड़ा सा मतलब एक वरीयता देने के लिए अपन प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक। तो ये हुआ डिसीज के बारे में। और WHO का काम क्या होता है? इस तरीके से। अब अपन जानते हैं कि बीमारी क्या है। अपन ये तो कहेंगे कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से परेशान है तो वो बीमारी हो गई। जैसे मान लो किसी का टाइफाइड हो गया तो वो बीमार है। लेकिन WHO क्या कहता है पता है आपको? WHO कहता है कि एक ऐसा पर्सन जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तीनों आयामों में स्वस्थ है, तो वही स्वस्थ माना जाएगा, है ना? जैसे ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मतलब शारीरिक रूप से ठीक है, मानसिक रूप से परेशान रहता है, तो वो स्वस्थ नहीं है, वो बीमार है ना? वो अस्वस्थ है। तो WHO का क्या कहना है कि किसी भी व्यक्ति की स्वस्थ, अगर उसकी पहचान करनी है तो उसका पैमाना है कि सामाजिक, मानसिक और शारीरिक, तीनों तरीके से उसको स्वस्थ रहना पड़ेगा, तो ही वो स्वस्थ है। ठीक। तो क्या डिसीज। अब अपन ने डिसीज को क्या किया? पढ़ने के लिए और उनको एक फैलने के आधार पर उनको कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे जो बीमारियां होती हैं, अगर अपन को माता पिता से मिल जाए, जन्म से अपने अंदर आ जाए, तो उनको कहते हैं जन्मजात रोग। कौन से रोग कहते हैं? जन्मजात। और अगर वो बीमारियां अपने शरीर में
अपने शरीर में किसी भी बाहर के कारण से आए, यानी कि ऐसे समझो बाहरी कारक, यानी कि जन्म के बाद। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, थोड़ा एक सेकंड वेट। जैसे मैं आपको समझाऊं तो जो डिसीज होती हैं वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो। एक तो होती है कौन सी? जन्मजात रोग। जन्मजात रोग। जन्मजात रोग। और एक कौन से होते हैं? एक होते हैं उपार्जित रोग। कौन से होते हैं? उपार्जित रोग। यानी कि जन्मजात रोग सीधी सी बात बोले जो हमको जन्म से मिले हैं। कैसे मिले? बाय बर्थ, जन्म से। और उपार्जित रोग जन्म के बाद मिले हैं। कब मिले हैं? जन्म के बाद। इनको कहते हैं अपन एक्वायर्ड डिसीज। क्या कहते हैं? एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन? एक्वायर्ड डिसीज। और इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं, सॉरी, जेनेटिक डिसीज। क्या कहते हैं इसको? जेनेटिक डिसीज। और इसको कहते हैं एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड मतलब होता है एक्वायर करना किसी चीज को। एक्वायर्ड डिसीज। डी का मतलब है डिसीज। तो जो रोग हमें जन्म से मिल गए, जन्मजात रोग, जो हमारे अंदर जन्म के बाद आए, वो हो गए उपार्जित रोग। तो उपार्जित रोग तो आपने बहुत सुने होंगे, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, है ना। इसके अलावा अपन ने देखा होगा हैजा, है ना, डिप्थीरिया, है ना। इसके अलावा निमोनिया। ये सब क्या है? उपार्जित रोग है। ये अपने शरीर में जन्म के बाद आते हैं। जैसे एनीमिया, लीवर सिरोसिस, कैंसर, एड्स, ये सब क्या है? उपार्जित रोग। तो प्रश्न आता है जन्मजात रोग कौन से होते हैं? जन्मजात रोग होते हैं जैसे हीमोफीलिया, है ना, कलर ब्लाइंडनेस, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, लीन फेल्टर सिंड्रोम। तो ये सारी की सारी बीमारियां होती हैं, वो अपन को जन्म से प्राप्त होती हैं। ये हमारे जीन्स में कुछ विकार हो जाते हैं, उनके कारण होती हैं, तो उनको कहते हैं जन्मजात रोग। उपार्जित रोग जो अपने शरीर में जन्म के बाद होते हैं, वो कहलाते हैं उपार्जित। तो अभी अपन उपार्जित रोग पढ़े लेते हैं। इसके बाद सीरीज जो कंटिन्यू रखेंगे अपन, तो जन्मजात रोग भी देख लेंगे। ठीक। तो उपार्जित रोग की बात करें अपन, तो उपार्जित रोग को भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो ऐसे रोग होते हैं जो जिनको कहते हैं संक्रामक रोग। कौन से रोग कहते हैं? संक्रामक। और एक होते हैं गैर संक्रामक। संक्रामक मतलब होता है जो हवा, पानी, छींकने, खांसने से हमारे शरीर में एंट्री कर जाए। जैसे टाइफाइड है, गंदा खाना खाने से आ जाता है। डेंगू, मच्छर काटने से। मलेरिया, है ना, हैजा, इसके अलावा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारी की सारी बीमारियां क्या है? ये हमारे अंदर संक्रामक रोग हैं। ये क्या है? ये संक्रामक, यानी कि इन्फेक्टियस डिसीज है। ये संपर्क में आने से फैल जाते हैं। अब गैर संक्रामक कौन से होते हैं? जैसे कैंसर। कैंसर ऐसे थोड़ी फैलता है कि किसी कांटेक्ट में आ रहे हैं अपन। जैसे किसी के अंदर एनीमिया हो गया, खून की कमी, तो ऐसा नहीं खून की कमी वाला पर्सन अपने साथ बैठा है तो हमारे अंदर भी हो जाएगी, है ना। किसी के अंदर स्कर्वी हो गया विटामिन सी की कमी से, तो स्कर्वी भी नहीं फैलेगा। तो नहीं, विटामिन से, इसके अलावा मिनरल से, या हमारे अंदर लाइफ स्टाइल के कारण, लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली के कारण जो भी रोग आते हैं उनको कहते हैं गैर संक्रामक रोग। जैसे उपार्जित रोग की बात करें अपन, तो उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, और एक होते हैं गैर संक्रामक रोग। कौन से होते हैं? गैर संक्रामक रोग। यानी कि इसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज। और उसे क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन यानी कि नहीं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। इसको इन्फेक्टियस डिसीज कहते हैं, इन्फेक्शन से, और इसको नॉन इन्फेक्टियस डिसीज कहते हैं। तो संक्रामक रोग संक्रमण से फैल जाते हैं, ये संक्रमण से नहीं फैलते हैं। संक्रामक रोग चार तरीके से फैलते हैं। इनको फैलाने के लिए चार पैथोजन होते हैं। कितने पैथोजन है? चार। क्या? कई कई कीड़े भी होते हैं, कृमि, उनसे भी फैल जाते हैं। तो मुख्य तौर पर चार ही होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं वायरस। क्या कहते हैं? वायरस। एक होता है इसे कहते हैं बैक्टीरिया, है ना, सुना होगा ना आपने सब, बैक्टीरिया। एक होता है प्रोटोजोआ, जैसे मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। जैसे डेंगू वायरस से, टाइफाइड बैक्टीरिया से।
इसके अलावा आपने सुना होगा कवक, जैसे अस्थमा, है ना, गंजापन, दाद, खाज, खुजली, ये सब क्या है, कवक से होने वाले रोग है। तो इसको इंग्लिश में वायरस कहते हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया, इसको बैक्टीरिया कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोटोजोआ, और इसको कहते हैं फंगस या फंजाई भी कह देते हैं। तो ऐसे रोग जो वायरस से होते हैं उनको कहते हैं वायरल डिसीज, जो बैक्टीरिया से होते हैं उनको कहते हैं बैक्टीरियल डिसीज, इसको कहते हैं प्रोटोजोअन डिसीज, और दैट इज कॉल्ड फंगल डिसीज। तो अभी अपन वायरस से होने वाले रोग पढ़ते हैं, ठीक है। कौन से पढ़ेंगे अभी अपन, वायरस से। तो वायरस के बारे में आपको बताऊं, तो वायरस एक इतना खतरनाक ऑर्गेनिज्म है। देखो, वायरस शरीर के बाहर तो मृत है, जैसे कोई वायरस रोड पे डला है, टेबल पे डला है ना, कोई भी निर्जीव वस्तु के ऊपर वायरस है तो वायरस मरा हुआ है। जैसे ही वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर गया, किसी भी ह्यूमन बॉडी में आ गया, किसी भी एनिमल बॉडी में आ गया, तो वायरस जिंदा हो जाता है, यानी हमारी बॉडी की प्रोटीन को यूज करने लगता है वो, और वायरस कैसा हो जाता है, सजीव हो जाता है। तो वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब आपसे पूछा क्या जाएगा कि जो वायरस है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोजकर्ता पूछे जाएंगे। वायरस की खोज की थी एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है इवानोवस्की। किसने की थी, इवानोवस्की। और वायरस है क्या, एक प्रकार का लिक्विड होता है, तरल होता है, जिसका शुरुआत मतलब माना जाता था कि ये पॉइजनस है, जहरीला है। खोज इवानोवस्की ने किस पर की थी, तो तंबाकू के पौधे पर। किसके पौधे पर, तंबाकू के पौधे पर। और वायरस का नाम पूछ लेते हैं, कौन सा वायरस था, दैट इज टीएमबी वायरस। कौन सा वायरस था ये, टीएमबी वायरस, यानी कि टोबैको मोजैक वायरस। यानी कि जो वायरस सबसे पहली बार खोजा गया था, उस वायरस का नाम था तंबाकू मोजैक वायरस, यानी कि टोबैको मोजैक वायरस। तो आपको याद रखना है, इवानोवस्की ने खोजा, तंबाकू के पौधे पर खोजा, और वायरस का नाम था टीएमबी वायरस। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि तंबाकू में कौन सा एसिड होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है इसका, ठीक है। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे कि तंबाकू में कौन सा एसिड होता है। तो ठीक है, तो वायरस डिसीज आपको समझ में आ गई होगी, जो वायरस से फैलती है वो वायरल डिसीज हो गई, ठीक है। जैसे कई लोग चाहते हैं इनकी ट्रिक वगैरह, तो मैं नहीं समझता कि इनकी ट्रिक बनाओ आप, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि ट्रिक को याद करने की भी ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो इसलिए पढ़ाई का जो अच्छा तरीका है, एक प्रोफेशनल तरीका है, उसी तरीके से पढ़ाई को करो, ठीक। तो वायरल डिसीज की बात करें तो सबसे फेमस डिसीज है जो कि है सबसे पहली एड्स। कौन सी है, एड्स, है ना। तो मैं आपको बता दूं, जैसे एड्स है, डेंगू है, इसके अलावा आपने देखा होगा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, ये सारी की सारी क्या है, वायरस से होने वाली डिसीज है। डेंगू भी है। तो एड्स का अगर अपन पूरा नाम बात करें, इसका फुल नेम, फुल फॉर्म इसका क्या है, ए का मतलब है एक्वायर्ड। क्या मतलब इसका, एक्वायर्ड। आई का मतलब है इम्यूनो। क्या मतलब है इसका, इम्यूनो। डी का मतलब है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। और एस का मतलब है सिंड्रोम, यानी कि एक्वायर्ड। एक्वायर्ड अभी ही बताया था, उपार्जित। एक्वायर्ड मतलब क्या है, जो शरीर में बाहर से आया है, एक्वायर्ड यानी हमने प्राप्त किया। इम्यूनो, इम्यूनो मतलब होता है कि हमारे अंदर एक शक्ति होती है, इसको कहते हैं इम्यूनिटी, जो कि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देती है, जिसे कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक ऐसी बीमारी जो हमारी इम्यूनिटी को थोड़ा डेफिशिएंट यानी कि कम कर दे। और सिंड्रोम मतलब होता है रोग, बीमारी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एक ऐसा उपार्जित रोग जिसने हमारी इम्यूनिटी को कम कर दिया, ठीक है। इसका पूछते हैं वायरस का नाम क्या है, तो इसके वायरस का नाम याद रखना, बहुत ही प्यारा सा नाम है, एच आई वी वायरस। कौन सा वायरस है ये, एच आई वी वायरस। एच आई वी यानी कि इसका भी पूरा नाम है एच फॉर ह्यूमन, आई फॉर इम्यूनो, और वी फॉर वायरस, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एक ऐसा वायरस जो ह्यूमन की इम्यूनिटी को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं, एच आई वी वायरस, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है,
जो HIV वायरस होता है ये एक प्रकार का RNA वायरस है। कैसा वायरस है? RNA वायरस। ये RNA वायरस क्या है? देखो, वायरस तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है DNA वायरस, एक होता है RNA वायरस, और एक होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है ये पाया जाता है गंगा नदी के पानी में, जो कि बैक्टीरिया को खाता है, इस वजह से उसका पानी सड़ता नहीं है। DNA वायरस, RNA वायरस। DNA वायरस आमतौर पर एनिमल बॉडी में एंट्री करते हैं। RNA वायरस थोड़े प्लांट वायरस होते हैं, लेकिन कुछ RNA वायरस होते हैं जो एनिमल बॉडी को प्रभावित करते हैं, जैसे HIV ये एक प्रकार का RNA वायरस है। और जो भी RNA वायरस होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे कोविड-19 के लिए जो कोरोना वायरस था वो क्या था? एक RNA वायरस। तभी तो बहुत प्रकोप पर था कोरोना अपने। क्यों? क्योंकि वो एक RNA वायरस था, और RNA वायरस की जो कोडिंग होती है उसको तोड़ पाना उतना आसान नहीं होता है। इसलिए RNA वायरस थोड़े खतरनाक होते हैं। तो जो HIV है वो कैसा है? एक RNA वायरस है। और जो भी RNA वायरस होता है उसको साइंस की भाषा में कहते हैं रीट्रो वायरस। कौन सा वायरस कहते हैं? रीट्रो। रीट्रो कोई वायरस नहीं है। ये रीट्रो वायरस का मतलब है कि वो वायरस RNA वायरस है। कैसा वायरस है? RNA। ठीक। तो वायरस हो गया। अब इससे पूछते हैं कि इसका प्रभाव कहाँ होता है? तो इसका प्रभाव बहुत ही सिंपल है, अभी लिखा है, इम्यूनो यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र पर। किस पर प्रभावित करता है इसको? प्रतिरक्षा तंत्र। यानी कि किसी भी पर्सन को अगर एड्स हो गया तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। कैसे हो जाता है? कमजोर। और अगर आपसे कोई पूछे कि भैया प्रतिरक्षा तंत्र बना किसका होता है, तो उससे कह देना कि भाई WBC का बना होता है। किसका बना होता है? WBC का। यानी कि अपने शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो कौन देता है? WBC तो देती है। तो WBC से ही बना है प्रतिरक्षा तंत्र, और इसी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है कौन? एड्स। यानी कि इससे WBC प्रभावित हो जाती हैं। और आपने अगर ब्लड के बारे में पढ़ा होगा तो WBC 5 प्रकार की होती हैं: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, स्नोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो अभी आपको ये 5 टाइप्स के बारे में चर्चा करने लगूं तो टॉपिक से हटकर हो जाएगा। तो मैं इतना बता देता हूं, WBC एक होती है, इसका नाम है टी लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? टी लिम्फोसाइट। तो वो टी लिम्फोसाइट को क्या करता है? प्रभावित करता है, नष्ट कर देता है। कौन? HIV वायरस। किसको नष्ट कर देगा? टी लिम्फोसाइट को। और टी लिम्फोसाइट है क्या? WBC। और WBC से क्या बना? प्रतिरक्षा तंत्र। तो टी लिम्फोसाइट, यहां मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं: टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट है क्या? WBC का प्रकार। बी लिम्फोसाइट का क्या मतलब है? ऐसा लिम्फोसाइट जिसका निर्माण बोन मैरो में हुआ है, यानी अस्थि मज्जा में उसकी परिपक्वता हुई है। उसका जो मैच्योरेशन हुआ है वो कहां हुआ है? बोन मैरो में। इसलिए इसके नाम के आगे लिखा जाएगा बी लिम्फोसाइट। और जिस लिम्फोसाइट को हमारी थाइमस ग्रंथि, जो कि हमारे हृदय के बगल से होती है, उसने परिपक्व किया तो उसे थाइमस के कारण लग जाएगा टी लिम्फोसाइट। क्या लग जाएगा? टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट इससे प्रभावित हो जाती हैं। तो इससे लक्षण क्या क्या आते हैं? लक्षण तो बहुत कॉमन होते हैं, इससे समझ में नहीं आएगा। लक्षण सबसे खास है कि सोते समय पसीना आना। सोते समय पसीना, यानी कि स्वेटिंग ड्यूरिंग स्लीप। सोते समय पसीना आना। इसके अलावा वेट लॉस भी होता है इसमें। भूख कम लगेगी, लो एपिटीट। भूख कम लगना यानी कि लो एपिटीट। इसके अलावा वेट लॉस यानी कि वजन घटना। वजन घटना। इसके अलावा हल्का बुखार भी हो सकता है इसमें। हल्का बुखार। शुरुआत में तो एड्स समझ ही नहीं आता। अब एड्स के लिए दिक्कत क्या है कि इससे मृत्यु कैसे हो जाती है? देखो, एड्स के लिए बहुत ही फेमस स्लोगन है, एड्स से जहां मृत्यु है वहां। तो इसका मतलब एड्स का कोई इलाज नहीं है। एड्स का कोई इलाज नहीं है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स डे। ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता रहे। इसका उल्टा रेवन साइन होता है इसका। तो एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स से दिक्कत क्या आती है? देखो, एड्स से कमजोर हो गया प्रतिरक्षा तंत्र। इससे प्रभाव क्या होगा पता है आपको? किसी पर्सन को अगर एड्स है, अगर इसके बाद उसको मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, छोटी से छोटी बीमारी हो गई, तो वो बीमारी कभी भी सही नहीं हो सकती।
मतलब वो रोगों से लड़ नहीं सकता, ऐसा पर्सन बहुत ज्यादा नहीं जी सकता, उसकी डेथ हो जाती है ना। जीवन में अपन को अगर खांसी भी हुई, जुकाम भी हुआ, तो एड्स वाले का वो जुकाम खांसी सही नहीं होता, यानी एड्स का रोगी एड्स से ना मरकर किसी दूसरी बीमारी से मर जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया, है ना। तो ये एड्स के क्या हो गए? लक्षण हो गए। अब आपसे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन और बनेंगे एड्स के लिए, वो क्या बनेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके। क्या क्वेश्चन बनेंगे आप देखना, कि जो एड्स है इसकी जांच के लिए एक परीक्षण होता है। जांच के लिए क्या होता है? एक एक इसकी जांच के लिए टेस्ट होता है, उसका नाम है एलिसा टेस्ट। कौन सा होता है? एलिसा। एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम, एल का मतलब है लिंक्ड, आई का मतलब है इम्यूनो, एस का मतलब है सॉर्बेंट, और ए का मतलब है ऐसे। मतलब एक एलिसा परीक्षण है, जो कि अब देखो ये थोड़ा मेडिकल टर्म हो जाएगा, अपन को डॉक्टर नहीं बनना है, बस इतना जानना है कि एलिसा परीक्षण से एड्स की वायरस यानी कि एचआईवी की उपस्थिति पता की जाती है। और पता करने का दूसरा तरीका होता है, एक और टेस्ट होता है, इसे कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? प्रोटीन को अलग करके टेस्ट किया जाता है, यानी कि एक एलिसा परीक्षण है, एक वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण है, इसके माध्यम से एचआईवी की उपस्थिति को पता किया जाता है। ठीक है, तो जांच हो गई। एड्स का अगर कोई पूछे इलाज, तो कह देना भैया नो ट्रीटमेंट, देर इज नो ट्रीटमेंट फॉर एड्स। लेकिन हाँ, एक तरीका है जिससे बच तो नहीं सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक जिंदा रहा जा सकता है। तो तरीके का क्या नाम है? एक थेरेपी होती है, इसको कहते हैं ART। एक इलाज का एक तरीका है, इसको कहते हैं ART, यानी एंटी रिट्रोथेरेपी। कौन सी थेरेपी होती है? एंटी रिट्रोथेरेपी। अगर कोई पर्सन जिसको एड्स है ART थेरेपी करा ले, तो उसकी एज 11 साल बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 11 साल। जैसे मान लो कोई 30 साल का पर्सन है, तो अगर उसको एड्स हो गया, अगर ART करा ले, तो 11 साल उसकी और लाइफ स्पेन बढ़ जाता है। अब ये मत कहना कि भैया कोई 70 साल का है तो वो ART करा ले तो वो 81 का हो जाएगा, फिर आपको 100 का है तो ऐसे करके एज बढ़ाते जाए अपन। नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि आपकी एज होनी चाहिए उस दायरे में रहकर। अगर आप ART कराते हो, तो आप 11 साल अपनी एज को क्या है जो उसके प्रभाव को थोड़ा कम देख सकते हो। तो एड्स के बारे में आपके जो वनडे एग्जाम्स हैं, इतने ही क्वेश्चन सुनते हैं। वनडे क्या, इवन PSC के एग्जाम में ही यही क्वेश्चन बनेंगे। अब अपन इसके बाद जो अगली बीमारी है डेंगू, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट वही सारी चीजें आपको करनी है, ताकि मैं आगे और वीडियो बना सकूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।